रूसी तुर्कस्तान के मुहाजिर आज़म हाशमी की रुदाद अलम समरकंद बुखारा की खूनी सरगुज़श्त। किस्त नंबर 6। इस सारे अरसे में मैं शहर सब्ज़ ही में रहा, तमीर बेग के पास मुकीम रहा। हालात बज़ाहिर मामूल पर आ गए थे। लोग इत्मीनान से अपने कामों में मसरूफ़ थे। 1.5-2 माह पहले के खूनी वाक़यात ज़हनों से महव हो गए। यूँ मालूम होता था जैसे खिलाफ इस्लाम अक़दामात महज इत्तफ़ाक़ी हवादिस थे। इनके पीछे ना तो कोई सोचा समझा मंसूबा था और ना हुकूमत का हाथ। सोशलिस्ट हुकूमत ने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चंद गुंडों को शुरीदा सर करार देकर सख्त तरीन सजा दे दी थी। बाज़ को फांसी पर लटका दिया था। सादा लोग इस फ्रेब में आ गए। वो सोशलिस्ट हुकूमत को बेगनाह और बेकसूर गर्दानते और कहते कि ये चंद सरफिरे बदमाशों की कारस्तानी थी। अगर हुकूमत के इसमें हाथ होता तो वो इन बदमाशों को सजा क्यों देती। अवाम को मजीद मुतमईन करने के लिए कम्युनिस्टों ने एक हथकंडा और इख्तियार किया। हर शहर में मोहल्लेदार कमेटियां कायम की। इन कमेटियों का नाम भी अरबी में रखा गया, असहाबुल अदल, यानी आदिल और इंसाफ पसंद लोग। बज़ाहिर इनका काम बड़ा नेक था। ये लोग अहले मोहल्ला के बाहमी झगड़ों और शकरंजियों को दूर करते और इनके दरमियान मेल मिलाप कराते। इस तरह भोले वाले अवाम को ये तासुर देते कि वो तो बड़े इंसाफ पसंद और अच्छे लोग हैं, फितना और फसाद से नफरत करते और अमन चाहते हैं। लेकिन इनका असल मकसद मोहल्ले वालों को कम्युनिस्टों के दामे फरेब में गिरफ्तार और कम्युनिज्म के लिए ज़मीन हमवार करना था। इन कमेटियों के अरकान बिलअमूम मोहल्ले के नामी ग्रामी ओबाश और माँ बाप के नाफरमान नौजवान होते थे। एक मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी नामजद करती और वो अपनी कमेटी की सरगर्मियों की निगरानी करता और इनकी रिपोर्ट बड़ी बाकायदगी के साथ पार्टी और पुलिस को भेजता। अगरचे इन कमेटियों की हैयत तरकीबी इन्हें बेनकाब करने के लिए काफ़ी थी, ताहम साधारण लोगों को कुछ कमी ना थी। वो इस फ्रेब में मुब्तला हो गए कि इन कमेटियों के जरिए एक अच्छे काम का आगाज हो गया है। ज्यादा मुद्दत न गुजरी थी कि इनकी असल खुशफहमी का पर्दा चाक हो गया और वो अपने मामलात ही इनके पास से जाने से गुरेज करने लगे। पार्टी की हदायत के मुताबिक इन कमेटियों ने अपने अपने मोहल्ले के बाशिंदों को तालीम, फिक्र ज़हन और अकीदे की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर दिया। फिर बड़े वसी पैमाने पर यह जायजा लिया गया कि इन मर्दों और औरतों में से कौन हुकूमत के काम का है, कौन पार्टी के रास्ते में रुकावट बन सकता है, किसको जोर ज़र और तरगीब व तहदीद से काबू में लाया जा सकता है और कौन लोग ऐसे हैं जो किसी सूरत काबू में नहीं आ सकते। कमेटियों ने लोगों के बाहमी तल्लुकात, दोस्तियों और दुश्मनों की छानबीन भी की और ऐसी तदाबीर भी सोची जिनके जरिए इनके अंदर इंतशार व इफ्तराक पैदा करके इन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। असहाबुल अदल का एक फ़र्ज़ ये भी था कि वो उल्मा पर नज़र रखें और इनके मुतल्लिक तमाम ज़रूरी मालूमात पुलिस और पार्टी को फराहम करें। असहाबुल अदल ने अपने फ़राइज़ बड़ी खूबी से अंजाम दिए। जल्द ही हर शहर, हर मोहल्ले में एक एक शख्स के बारे में मुकम्मल मालूमात पुलिस और पार्टी के दफ्तर में जमा हो गई। हर शख्स की फाइल खुल गई जिसमें इसका नाम नस्ब, हसब नसब, रिश्तेदारों के नाम, पेशा, तालीम, ख्यालात और दिलचस्पियाँ, हत्ता कि मिजाज और तबीयत की साख्त और तौर अतवार तक का तज़किरा था। रफ्ता रफ्ता इन कमेटियों की कारकर्दगी के नताइज सामने आने लगे। कम्युनिस्टों के इर्द गिर्द दो किस्म के अफराद जमा हो रहे थे। एक तो ओबाश, लाउबाली, बेइल्म और जहापसंद लोग जिनका काम ही दूसरों पर रोब गांठना होता है। दूसरे आलिम दीन और सूफी कहलाने वाले वो बुजुर्ग जिनका इल्म महदूद, सूझबूझ बिल्कुल सतही और किरदार बेहद कमजोर और बोदा था। लेनिन ने एक बार कहा था, मशरिक में मजहब के दरवाजे से आओ। इस हदायत पर यहाँ ठीक ठाक अमल हो रहा था। तरगीब व तरहीब और मुख्तलिफ कंडों से हर जगह मजहबी लोगों पर काबू पा लिया गया। उनमें बड़े बड़े जाहिद व आबिद सूफी मुल्ला थे। शक्ल सूरत में मोमने कांत, चेहरों पर बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, पिशानियों पर चमकते हुए स्याह गट्टे। ये लोग एक तरफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म की हमायत में कुरान और हदीस के हवाले देते और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगियाँ पेश करते। दूसरी तरफ सोशलिज्म के मुखालिफ उलमा को सरमायादारों और जागीरदारों का एजेंट करार देते। इस तरह जिन इलाकों में उलमा अब तक बुनियान मरसूस बने इस्लाम का दिफा कर रहे थे, वहाँ भी इंतशार फैल गया। आम मुसलमान दो टुकड़ों में बट के मुसलमानों की दीनी व तहजीबी ज़िंदगी पर कम्युनिस्टों के हमले की मज़ाहमत को शदीद नुकसान पहुँचा। इन कमेटियों के हकीकी खदोखाल का पता मुझे एक गांव याकूब चरखी के एक इमाम साहिब से चला। ये गांव शहर सब से तकरीबन 12 मील के फासले पर है। यहाँ के लोग कबीला कनागाह से ताल्लुक़ रखते हैं। उन दिन हम 4 तालिब इल्म शहर सब्ज़ के गिरदो निवाह का दौरा कर रहे थे। जब हम याकूब चरखी पहुंचे तो इमाम साहिब किसी की शादी के लिए गए हुए थे। कोई आधी रात के करीब वापस आए। मस्जिद ही में मुलाकात हुई, बड़े इत्तेफाक से मिले। जब इन्हें पता चला कि मैं हज़रत फोकंदी का वाहिरज़ादा हूँ तो इनकी गर्मजोशी अकीदत का जज्बा भी शामिल हो गया। इमाम साहिब ने अपनी दास्तानी मुसीबत बड़ी तफसील से बयान की। कहने लगे, हम तो हालात पर खून के आंसू बहा रहे हैं। मैं इस मस्जिद के अलावा 4 और मस्जिदों का इमाम भी हूँ। वो कैसे? मैं सवाल किए बगैर न रह सका।
इस तरह के लोग अब नमाज नहीं पढ़ते, बस शादी ब्याह, मौत फोत और जनाजे वगैरह के मौका पर इमाम की ज़रूरत होती है। पहले फसल कटने पर गंदम वगैरह मिल जाती थी, अब 4-5 साल से कम्युनिस्टों ने इमाम मस्जिदों के लिए फसल का मखसूस हिस्सा कम कर दिया है। चुनांचे 5 मस्जिदों की आमदनी मिलकर भी पूरी नहीं होती और फाकों पर फाके करने पड़ते हैं। इमाम साहिब ने कहा, आधी रात गुजर चुकी है, हर तरफ खामोशी तारी है। मेरे तीनों तालीम साथी सहरा के बाशिंदे थे। इनकी दुनिया बस शहर सब्ज तक महदूद थी। उन्होंने अखबार की शक्ल तक नहीं देखी थी। इन्हें ना तो गिरदो पेश से रूनुमा होने वाले सियासी वाक़यात से कोई दिलचस्पी थी, ना वो कभी किसी मजलिस में शरीक हुए थे। हमारी गुफ्तगू इनकी समझ से बालातर थी, चुनांचे वो सो गए। आओ सहने मस्जिद में चलकर बैठे ताकि इन लोगों के आराम में खलल ना हो, इमाम ने कहा। चुनांचे हम दोनों बाहर सेन में गए और बातें होने लगी। इमाम ने बताया, 1.5-2 माह पहले हुकूमत ने शहर शहर और गांव-गांव में मोहल्लेदार कमेटियां कायम की थी। एक कमेटी यहाँ भी कायम है, दूसरे शहरों के मुतल्लिक तो मुझे कुछ खबर नहीं। हमारे गांव की कमेटी में सब के सब ओबाश और छटे हुए गुंडे शरीक किए गए थे। एक शख्स भी माकूल नहीं, किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता। चुनांचे अपनी तमाम रिपोर्टें मुझसे लिखवाते हैं। हालांकि मैं इस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। मुझे इन लोगों ने धमकी दे रखी है कि कोई बात बाहर निकलने ना पाए, वरना इसका खमियाजा भुगतोगे। आपको ये लोग क्या देते हैं? कुछ नहीं, बस जुबानी तौर पर ही जमानत दे रखी है कि तुम्हें हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचेगी। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा नाम रूहानी लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाएगा। इमाम साहिब खासे समझदार थे, आज खुद कहने लगे, दीन में नई नई बातें दाखिल की जा रही हैं जिनका यहाँ कभी चलन नहीं रहा। हुकूमत इन बातों की हिमायत करती है। अगर कोई शख्स लोगों को इनसे बाज रखने की कोशिश करता है तो उसको मुजरिम गर्दानती है कि तुमने आज़ाद शख्स के जहन को मुक़य्यद करने की कोशिश की, तुम मशतूम जोर गुंडे हो। इमाम साहिब ने मिसाल भी थी। तवाफ़ क़ुबूर हमारे यहाँ कभी मुरव्वज नहीं रहा, लेकिन अब बड़े ज़ोर शोर से होने लगा है। इसका आगाज़ किस तरह हुआ ये भी सुन लीजिए। गाँव के एक आदमी ने ख्वाब देखा कि उसके मरहूम मुर्शिद फरमा रहे हैं, उनकी कब्र का तवाफ़ करो। चुनांचे उसने तवाफ़ शुरू कर दिया। कब्र पर एक मुजावर रखा और ज़ायरीन को भी अपने पीर मुर्शिद की वसीयत सुनाई और उन्हें तवाफ़ करने पर मजबूर किया। इस तरह सिलसिला चल निकला। वो शख्स कौन था? गाँव का सबसे बड़ा बदमाश और असहाबुल अदल का सरगर्म रुकन। पहले लोगों ने जब उसे टोका तो उन्हें कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। कमेटी ने सरजनिश को कहा, आइंदा लोगों की आज़ादी फिक्र अमल में टांग अड़ाई तो जेल भेज दिए जाओगे। इमाम साहिब ने आह भरी और कहा, इस कमेटी को वजूद में अब मुश्किल 2 महीने हुए हैं, लेकिन कई ज़ख़ीम रजिस्टर भरकर पुलिस और पार्टी को भेजे जा चुके हैं। उनमें एक एक शख्स के कवायफ दर्ज हैं। उलमा और दीनदार लोगों और उनके साथ मेलजोल रखने वालों के मुकम्मल तारुफ ने सबसे ज़्यादा जगह ली है। इनके हालात में ये भी लिखा है कि कौन कौन लोग इनके मुखालिफ हैं और इन मुखालिफिन से क्या क्या काम लिया जा सकता है। मैंने मामू हजरत के मुतल्लिक दरियाफ्त किए, कहने लगे, इन जैसे बड़े लोगों के कवायफ, इनके नाम, बल्दियत, पैदाइश, मुकम्मल पते और पेशे तक महदूद रखे गए हैं। इलाके की कमेटी को हदायत की गई है कि इनकी हरकत और सकनात पर नजर रखे। आपके मामू जान को सख्त खतरनाक रूहानी करार दिया गया है और तमाम कमेटियों के नाम हुक्म जारी हुआ है कि इनसे मिलने जुलने वाले लोगों से खबरदार रहें। अब मैंने फरगाना, समरकंद, बुखारा और करशी वगैरह पर जो कुछ गुजरी थी इसकी मुकम्मल रुदात क्या सुनाई। मैंने ये भी बताया कि पीर अफगानी सोशलिस्टों के फरेब से आगाह होकर अफगानिस्तान चले गए हैं। इमाम साहिब हैरत से बोले, ये तो मौज़ा हुआ। पीर अफगानी गाजी अमानुल्लाह खान का मुर्शिद-ज़ादा होने का दावा करता था। सोशलिस्टों का ज़बरदस्त हामी ही ना था, बल्कि कहता था सोशलिज्म इंसान को दुनिया ही में आला इल्लीयीन में पहुंचा देने वाला निज़ाम साबित होगा। इमाम साहिब ने अगले रोज़ हमें बड़े शफ़क़त भरे जज्बात के साथ रुखसत किया। ठीक उस ज़माने में कम्युनिस्टों ने उलमा में फूट डालने, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ सफ़ आरा करने और मुल्क के हालात से उनकी तवज्जो हटाने के लिए एक नया खेल खेला। जो मुल्ला मौलवी उनके आलाकार बन चुके थे, वो फिरोई इख्तलाफात को हवा देने और छोटे छोटे बेमकसद मसाइल पर ज़ोर बयान सर्फ करने लगे। बेशक ये इख्तलाफात पहले भी मौजूद थे और सती ज़हन और कोता नज़र रखने वाले मुल्ला इनमें उलझते रहते थे, लेकिन समझदार उलमा हमेशा इनसे दामन बजाते और मुदाखलत करके इन्हें वसीतर दायरे में फैलने से रोक देते थे। अब के जो ये ले शुरू हुई तो बढ़ती ही चली गई। देखते देखते यूँ नजर आने लगा जैसे इस मुल्क का मसला ये नहीं कि इस्लाम और इस्लामी ज़िंदगी का गला घूंटने के लिए जो पंजा इस्तबदाद बढ़ रहा है उससे कैसे निजात पाई जाए, बल्कि यह है कि जुम्मे के बाद ज़ोहर पढ़नी चाहिए या नहीं, महफिल मिलाद में क़याम जायज़ है या नाजायज़, नमाज में अत्तहियात के दौरान अंगुश्त शहादत उठानी चाहिए नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था या नहीं, हुजूर के वालिदैन को काफिर कहा जाए या नहीं, वगैरह वगैरह। हर तरफ मार का एक कारजार गर्म था। जिन मस्जिदों में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त ना थी वह इन मसाइल पर ज़ोर शोर से मुनाजरे हो रहे थे। कम्युनिस्टों का ये खेल बेहद कामयाब रहा।
علماء کی خاصی بڑی تعداد اصل دشمن کو بھول کر آپس میں الجھ گئی اور عوام کی توجہ بھی اصحاب العدل کی کارستانیوں سے ہٹ گئی۔ امام صاحب سے رخصت ہو کر 2 طالب علم تو شہر سبز چلے گئے اور ایک میرے ساتھ رہا۔ ہم دونوں سری آسیہ پہنچے جہاں میرے نانا مرحوم حضرت غیاث الدین ایشان کا مزار ہے۔ مزار کی زیارت کر کے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم پہاڑوں کی طرف بڑھے۔ پہاڑی سلسلوں کے پیچ و خم کھاتے ہوئے دروں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑی آبادی میں پہنچے۔ یہاں کے لوگ قوی ہیکل، دراز قامت اور بارود تھے۔ یہ جگہ شہر سے صرف 3 دن کی مسافت پر تھی، مگر جیسے اس کے زمین و آسمان ہی نئے تھے۔ یہاں دین کی حقیقی روح جلوہ گر نظر آئی۔ مرد و زن، بچے بوڑھے سب نمازی، مستشرع، باادب، خلیق اور کمگو تھے۔ سلام کرنے میں پہل کرتے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں الگ حصہ مخصوص تھا جہاں وہ فرض نماز باجماعت پڑھ کر گھر چلی جاتی تھیں۔ دن کے وقت کوئی عورت دکھائی نہ دیتی۔ مسجد سے متصل ایک وسیع مہمان خانہ تھا جس میں بستی میں آنے والے مسافر ٹھہرائے جاتے اور سب مل کر کھانا کھاتے۔ لوگوں کی زندگی بڑی سادی اور تکلفات سے آ رہی تھی۔ گھروں میں مختصر سا سامان تھا۔ مسجد کے امام پوری بستی کے امیر تھے۔ وہ مسجد میں نماز پڑھاتے، درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے، بیماروں کی عیادت کو جاتے، ان کے علاج معالجے کا انتظام کرتے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے آدمی متعین کرتے۔ پوری زندگی نہایت منظم اور مضبوط تھی۔ جرم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ معلوم ہو کہ ان بستیوں میں سے ایک بستی ہے جنہوں نے نانا مرحوم غیاث الدین ایشان کی دعوت پر دعوت دینی کو پوری طرح اپنا لیا تھا اور اب ان کے باشندے حضرت خوقندی مامو جان سے وابستہ ہیں۔ مجاہدین کا علاقہ یہاں سے شروع ہوتا تھا جنہوں نے گزشتہ 10-11 برس کمیونسٹ سامراجیوں کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ بستی کے دفاع کا بظاہر کوئی سامان نظر نہ آتا تھا۔ پتہ چلا کہ دشمن جو ہی حملہ ہوتا ہے لوگ گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ تاہم مجاہدین کا اصل مرکز تخت کراچا کے فلک بوس پہاڑوں میں بہت دور واقع تھا۔ ہم دونوں نے رات مہمان خانے میں گزاری۔ اس روز کوئی 100 سے زائد نوجوان اور بوڑھے مرد جمع ہوئے۔ سب سے بڑے شخص کی عمر 100 سال سے اوپر تھی۔ اس نے ایک جزدان سے چند بوسیدہ اوراق نکالے۔ پہلے قرآن کی آیت ان الحکم الا للہ، معوذتین اور کلمہ طیبہ اور شہادت بلند آواز میں پڑھا، جنہیں سب لوگوں نے بلند آواز سے دہرایا۔ پھر اس عمر رسیدہ شخص نے بوسیدہ اوراق سے پڑھنا شروع کیا۔ عبارت ترکی زبان میں تھی۔ چند فقرے مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اے اللہ، ہمیں تیری معرفت تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوئی۔ تیرے رسول نے فرمایا کہ ہم صرف تیرے حکم کو مانیں، تیرے سوا کسی کے آگے اپنا سر نہ جھکائیں، اپنے ہم جنسوں کو نہ ستائیں، تیرے ماننے والوں کا احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ہمسایوں کے حقوق کا پاس کریں، رزق حلال کھائیں اور رزق حرام سے اجتناب کریں۔ اے خدا، ہم تیرے رسول کے دوست کو اپنا دوست اور ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ مہمان خانے میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ سب ہمتن گوش بنے بیٹھے تھے۔ بڑے میاں پڑ چکے تو حاضرین اٹھ کھڑے ہوئے اور ان بزرگ سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہر ماہ کے آغاز میں اسی طرح جمع ہوتے ہیں اور اس عہد نامے کو کسی بھی سن رسیدہ بزرگ سے سن کر منتشر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ہر مہینے ایک سچے مسلمان کی زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ یہاں سے میرا تیسرا ساتھی بھی رخصت ہو گیا اور ایک نیا رفیق ہم سفر بنا۔ زیادہ راہ کے طور پر بھیڑ کے دودھ سے نکالا ہوا روغن زرد اور بھنا ہوا دلیا ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ ان پہاڑیوں میں اسلامی عہد کی ایک سڑک تھی۔ دور انقلاب میں اسے جگہ جگہ سے کاٹ دیا گیا تھا۔ اب اس پر جنگلی درخت اگائے تھے۔ اس طرح راستہ بند ہو گیا تھا۔ راستے میں ہر جگہ ٹھنڈے شیریں پانی کے چشمے، گنگناتی ندیاں اور دل کے سبزہ زار ملے۔ پورا خطہ جنت نظیر تھا۔ سرسبز لہلاتی گھاس، اخروٹ اور چنار کے اونچے اونچے درخت، فضا میں اڑتے ہوئے بٹیر، کاگلیک، کرابغ اور تیتر وغیرہ گونا گو پرندے، سبزہ زاروں میں کلیلے بھرتے ہوئے انواع اقسام کے ہرن، غرض ہر طرف قدرتی زندگی بہار پر تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ دن بھر سفر کرتے، پرندوں کا شکار کر کے پیٹ بھرتے اور رات گزارنے کے لیے جنگل میں ہر پڑے رہتے۔ چھٹے دن عصر کے قریب ایک تراہے پر پہنچے۔ ایک راستہ ذرا زیادہ نمایاں تھا، اس پر ہو لیے۔ 20-25 منٹ کے بعد گھنا جنگل شروع ہو گیا اور پھر ایک بلند و بالا مضبوط قلعہ نظر آیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی کچھ دوری گئے تھے کہ جنگل میں سے چند مسلح جوان نکل آئے۔ بعض تو گھوڑوں پر سوار تھے، بعض باپیادہ۔ السلام علیکم، ایک سوار نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ کہاں سے آنا ہوا اور کدھر جا رہے ہیں؟ شہر سبز سے، میں نے کہا۔ آپ تو شہر سبز کے نہیں لگتے، البتہ دوسرا نوجوان شاید وہیں کا ہوگا۔ پہلے سوار نے ایک عجیب انداز میں کہا، اس کے ہونٹ پر ہلکا سا تبسم کھیل رہا تھا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، میں دراصل فرغانہ کا رہنے والا ہوں اور یہ میرا ساتھی قزیل امچک کے ہیں۔ قزیل امچک میں اب کسی شخص کو جانتے ہیں؟ نہیں، ویسے میں اس بستی میں 3 دن مقیم رہا ہوں، لیکن میرا کوئی شناسہ نہیں، نہ کسی کا نام جانتا ہوں۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا۔ شہر سبز میں کسی شخص کو جانتے ہیں؟
हाँ, तमीर बेग को जानता हूँ, मैं इन्हीं का मेहमान था। फिर तमीर बेग का पूरा पता दिया। नौजवान ने मेरा भरपूर जायजा लिया और कहा, हाँ, आपने मेरे सवाल का जवाब तो पूरा दिया नहीं। मैंने पूछा, आने का मकसद क्या है? बस सैर सपाटा और कुदरत खुदाबंदी का मुशाहदा। नौजवान के चेहरे पर मायूसी मुस्कुराहट दौड़ गई। तो गोया आप किले की सैर करने आए हैं? जी हाँ, किला देखना भी पसंद करूंगा। नौजवान अपने साथियों से इशारतन कुछ कहा और वो सब इधर उधर मुंतशिर हो गए। सिर्फ 2 सवार और 4 प्यादे हमारे साथ रह गए। एक सवार को उसने अपने साथ लिया और चला गया। मैंने अपने एक निगरान से पूछा, आप कौन लोग हैं? और वो नौजवान जो बातें कर रहा था कहाँ गया? मन तुर्की नमी दानम, उसने बड़ी मोहब्बत से फारसी में जवाब दिया। मैं तो ये जाहिर करने के लिए कि मुझे फारसी नहीं आती खामोश रहा। अलबत्ता मेरे साथी ने फारसी में पूछा, तुम कहाँ के हो? बिलजुवान का। अनवर पाशा की शहादत के बाद तकरीबन 7-8 साल से मैं इसी जंगल में मुकीम हूँ, उसने जवाब दिया। कोई घंटे भर के बाद नौजवान वापस आया, मेरे साथी को रुखसत किया और मुझे अपने साथ लेकर किले की तरफ रवाना हो गया। किले के दरवाजे पर पहुंचे तो सूरज ग़ुरूब होने वाला था। इमारत के करीब पहुंचकर मेरे घोड़े की गर्दन पर तकरीबन 1 गज सफेद कड़ा हुआ कपड़ा डाल दिया गया। यह शायद इस अमर की अलामत थी कि मेरा ताल्लुक भी इन्हीं लोगों से है, इसलिए कोई तारुफ न किया जाए। किले के बाहर दूर दूर तक घने जंगल में मुसल्लह नौजवान रास्ते के दोनों तरफ मुतय्यन थे, मगर इस अंदाज से कि इनके पहरेदार होने का एहसास न हो। किले के एक गैर मारूफ और खुफिया दरवाजे से हम अंदर दाखिल हुए। अब हम एक बहुत बड़े हॉल में खड़े थे। उधेड़ उम्र के एक बारिश कदावर खमदार गुल्ले वाले बारोब आदमी ने आगे बढ़कर मुसाफा किया और हालात दरियाफ्त के पूछा, तमीर बेग ठीक हो गया है? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। क्या बीमारी थी? एक बार तो मैं सरपटा गया, ताहम संभल कहा, दाढ़ में दर्द था। इन ऐसे चेहरों को अल्लाह महफूज रखे, मुजाहिदीन के अमीर ने कहा। आमीन, मैंने बुलंद आवाज से कहा। हॉल में तकरीबन 500 मुजाहिदीन मौजूद थे। सब के सब रूसी 303 की राइफल से मुसल्लह थे। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो इन लोगों की कमाल दर्जे की तंजीम और खबर रसानी का निज़ाम था। मेरे पहुंचने से पहले मेरा हुलिया वज़ाक़ता और मुकम्मल तारुफ पहुँच चुका था। मुल्क में जो कुछ हो रहा था उससे हर आन बाखबर रहते थे। मुल्क के अंदर फैले हुए तंजीमी मराकिज़ उनके रहनुमाओं के साथ गहरा राब्ता कायम था। समरकंद और दूसरे पहाड़ी इलाकों में कम्युनिस्ट जब भी मुसलमानों को तंग करते ये बगोला बनकर पहाड़ों से उठते और इन बदमाशों पर टूट पड़ते। सब के सब बला के निशानाबाद और शाहसवार थे। बातों में पता चला कि ये किला तकरीबन 1000 मुजाहिदीन का मरकज़ है। बुलंद पहाड़ों के उस पार अफगानिस्तान शुरू हो जाता है, लेकिन अफगानिस्तान से मुत्तसिल इलाके पर सुर्ख फौज कब्जा कर चुकी है। इस तरह मुजाहिदीन महसूर हो चुके हैं। किले का अमीर बुखारा के मदरसे का फारिगुल तहसील आलिम और गाजी अनवर पाशा के महाज़ आज़ादी तुर्कस्तान में कार नुमाया अंजाम दे चुका था। सब मुजाहिदीन अखरोट और चनाब वगैरह की बेशकीमत लकड़ी के नायत नफीस कलमदान बनाते, जो बुखारा समरकंद अफगानिस्तान के बाज़ारों में खासी कीमत पर फरोख्त होते। अमन के ज़माने में यही इनका ज़रिया माश था। अमीर ने फजर की नमाज के बाद मेरा तारुफ मुजाहिदीन से कराया और वो तमाम हालात बयान किए जिनकी रिपोर्टें मैंने उन्हें दी थी। दौरान गुफ्तगू एक अजीब सा जुमला उन्होंने कहा जिसे मैं समझ न सका, शायद कोड वर्ड था। मुजाहिदीन सबके सब खड़े होकर सल्यूट किया। फिर अमीर ने बुलंद आवाज में कलिमा तय्यबा पढ़ा, जिसे सबने दोहराया। पता चला कि जब मुजाहिदीन अल्लाह की राह में मर मिटने का अहद दोहराते हैं तो बुलंद आवाज से कलमा तय्यबा पढ़ते हैं। फिर दस्तरखान बिछ गया। वही घोड़ी का दूध और स्वीक से तैयार करदा खुराक थी जो रात के वक्त खाई थी। अमीर ने मुझे साथ बिठाया। खाने के दौरान में पूछा, अब क्या इरादा है? मैं अभी जवाब नहीं दे पाया था कि अचानक बोले, करशी के स्टेशन पर आपका रूसों से तसादम हुआ था। मैं हैरान रह गया और उनका मुंह तकने लगा। वहाँ से मेरा कंधा थपथपाया, बोला, तोराज़ादे, ये सारी मुसीबत हमारे अपने और हमारे बुजुर्गों के कुफराने नेमत के नतीजे में हम पर नाजिल हुई है। देखिए, अल्लाह माफ़ करता है या लंबी सज़ा देता है। फिर कहने लगे, आप गैलान जाएंगे? मैं वतन अजीज़ के एक एक चप्पे पर जाऊंगा, मैंने जवाब दिया।